हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की मेरी क्लास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। और कल हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जाना था। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या थे, अगर आपको याद है तो अच्छा है, अगर नहीं याद है तो साथ साथ दोहरा लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल नॉट रिवर्सिबल, डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर, डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट is different, uniformity of pattern is same, principle of continuity, principle of invisible differences, development proceed general to specific, simple to complex। तो ये कल प्रिंसिपल सब हमने सब मिलकर पढ़े थे। और आज हम क्या सीखेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है, 4 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस। प्रीनेटल स्टेज में क्या होता है, कंसेप्शन टू 45 वीक्स, इसे 280 डेज भी कर सकते हैं कंसेप्शन टू, या कंसेप्शन टू 9 मंथ्स, या कंसेप्शन टू टिल बर्थ, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। और ये क्या होता है, 0 to 2 ईयर। अब कोई कहेगा कि 0 ईयर का बच्चा कैसे हो सकता है, जब तक वो मंथ में काउंट होता है उसे 0 ईयर ही कहेंगे, क्योंकि 12 मंथ का होगा तभी वो 1 साल का होगा। जब तक मंथ चल रहे हैं तो वो 0 ईयर ही है। या ऐसे कर सकते हैं, जन्म से 2 साल। चाइल्डहुड 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जनरली, कुछ साइकोलॉजिस्ट 3 में भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा 2 में ही है, अर्ली और लेटर। अर्ली का क्या आएगा 2 to 6 ईयर, और लेटर का क्या आएगा 6 to 12 ईयर। ठीक है, आगे एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या होता है, 12 to 18 ईयर। WHO इसे क्या कहता है, 13 to 19, नो 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 सॉरी, WHO के अकॉर्डिंग 10 to 19 ईयर है ये। यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलती होगी, ध्यान रखना। WHO क्या कहता है कि एडोलसेंस की एज क्या है, 10 to 19 ईयर। एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, एक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, कंसेप्शन टू डेथ, ऐसे कह सकते हैं, वोम टू टूम। क्या होता है, वोम टू टूम। और चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, कंसेप्शन टू एडोलसेंस। चाइल्ड डेवलपमेंट ही हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट क्या ही पढ़ेंगे, हमें स्कूल में पढ़ाना है, तो स्कूल में एडोलसेंस तक ही बच्चे आते हैं ना, कि ये तो है नहीं कि बच्चे बहुत तक पढ़ते रहते हैं। कोई बाई चांस कोई और रीजन से आए, लेकिन ज्यादातर यही पाया जाता है कि बच्चे एडोलसेंस तक अपना स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसलिए हमें क्या पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट, ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना होता तो हमें एडल्टहुड ओल्ड एज तक पढ़ना पड़ता। अब आगे जो ये स्टेजेस दी हुई हैं इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट स्टेज जैसे प्रीनेटल है। प्रीनेटल के बारे में मैंने आपको बताया, कंसेप्शन टू 280 डेज, या फिर 9 मंथ्स, या फिर 40 to 45 वीक्स, और डेज निकालेंगे तो 280 डेज। ठीक है। और प्रीनेटल स्टेज में एक पीरियड आता है, ये बच्चा बनने से पहले हर किसी में पहले सबसे पहले ये स्टेजेस आती हैं। पहले क्या होता है, जर्मिनल पीरियड होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एम्ब्रियोनिक होता है, फिर आता है फेटल। इसको आप GEF से याद कर सकते हैं। किससे, GEF से याद करके फिर इनको अलग से लिखेंगे GEF। अब इनका भी टाइम पीरियड होता है। जैसे जर्मिनल पीरियड क्या होता है, 0 से 2 वीक। ठीक है, 2 वीक आप समझ के आगे, 14 डेज। 3 से 8 वीक। एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या होता है, 3 से 8 वीक। इसमें बच्चे का ब्रेन बन जाता है। इसको डेज में करें तो 8 से 56, या 21 से 56 टाइम पीरियड के बीच में क्या होता है, बच्चे का ब्रेन बन जाता है। और लास्ट क्या है, फेटल। फेटल क्या है, 9 वीक्स टू बर्थ, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। इसमें पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। ठीक है, 9 वीक से आप 63, मतलब 2 मंथ के आसपास होता है बच्चा, और 2 मंथ से लेकर बर्थ तक क्या है, फेटल कहलाता है। सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर सेल के अंदर इंसान बन जाता है। जाइगोट होता है, जो जाइगोट के अंदर क्या क्या, एग और स्पर्म। एग आपको पता ही है फीमेल का होता है, और स्पर्म क्या होता है, मेल का। आपको ये पता चल गया। आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे, इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या है, 0 to 2 ईयर्स। प्लीज कंफ्यूज मत होना कि 0 से 2 ईयर 0 कैसे हो सकता है। मंथ को हम अगर जब तक हम मंथ काउंट कर रहे हैं तो उसमें हम 0 ही कहेंगे। जब ईयर हो जाएगा 12 मंथ का, तब ईयर में काउंट होगा, तब तक 0 to 2 ईयर, या फिर बर्थ टू 2 ईयर। ठीक है, ये क्या होता है, एक नियोनेट एज होती है। इन्फेंसी को क्या कहा जाता है, नियोनेट एज भी कहा जाता है। ये एक रेडिकल एडजस्टमेंट पीरियड होता है, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ से एकदम बाहर के एनवायरमेंट में आता है, तो इस बच्चे में एकदम से बहुत सारे चेंज आते हैं। इसमें मतलब डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे किसी घर में बच्चा पैदा हो तो बाहर से कोई जाता है, तो मतलब पहले कई देर बार वेट कराया जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा बाहर की चीज़ों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो उससे कोई बीमारी भी लग सकती है। और जो इन्फेंट चाइल्ड होता है वो 7 या 8 पाउंड का वेट होता है। ठीक है, इसमें बच्चे का वेट क्या होता है, 7 से 8 पाउंड का वेट होता है। लेंथ कितनी होती है, मतलब हाइट बच्चे की 19 या 20 इंच क्या होती है, हाइट बच्चे की होती है 19 या 20 इंच तक होती है। और इसमें बच्चा आपने देखा होगा 80% तक, मतलब कुछ ज़्यादा भी सोते हैं इसे और कुछ कम भी सोते हैं, लेकिन एवरेज निकाले तो 80% बच्चों का क्या टाइम है, वो किस में जाता है, इन स्लीपिंग। छोटे बच्चे सोते ही रहते हैं। और उनका मेन काम क्या होता है, इनकी मेन एक्टिविटीज़ क्या होती है, ये या तो सकिंग करते हैं, स्वेलिंग करते हैं, या फिर ब्रीथिंग, तेज तेज सांस लेना, सकिंग करना और स्वेलिंग करना। कई बार हमने देखा होगा कि नींद में बच्चा ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे चूसना कह सकते हैं आप, ऐसे लग रहा है कि कुछ खा रहा है, दूध पी रहा है, उसकी माँ आसपास नहीं होती तब भी वो नींदों में ऐसा ही लगता है। बच्चे की यही एक्टिविटीज मेन होती है। मैंने आपको नियोनेट और ये बताया था, तो नियोनेट क्या होता है ये जान लीजिए, और एक होता है पोर्चुनेट। ये 2 टर्म है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। जो पोर्चुनेट एज क्या होती है, जब बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, बर्थ के बाद उसके गर्भनाल होती है, अम्बिकल कोड होती है। क्या होती है, कोड होती है। उस कोड को बच्चे के पैदा होने के बाद जो कटिंग का टाइम होता है, कटिंग तक का टाइम होता है, उसे क्या कहते हैं, पोर्चुनेट क्या कहते हैं। फ्रॉम बर्थ टू कटिंग एंड टाइंग ऑफ बिलिकल कोड। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पोर्चुनेट कहेंगे। और नियोनेट क्या कहेंगे, जब टाइम ऑफ कोड से लेकर 14 डेज तक। ठीक है,
नियोनेट क्या होगा, जैसे ही गर्भनाल को बांध दिया, वो एक क्लिप सी होती है, उसे बांध देते हैं और उससे लेकर 14 डेज तक का टाइम होता है नियोनेट। और पोर्चुनेट क्या होता है, बर्थ जैसे बच्चे पैदा होते हैं और गर्भनाल को कट करने तक का जो समय होता है, गर्भनाल को बांधने तक का समय होता है, उसे क्या कहते हैं, पोर्चुनेट। ठीक है, एन से मतलब हम इसको कोई ट्रिक से याद कर सकते हैं, किसी को ध्यान में हो तो बताना, पर ये बिल्कुल आसान ही है। नियोनेट, नया नया नवजात शिशु, नवा बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि बच्चा पैदा हुआ, नया नया बच्चा, मतलब उसकी टाइम हो चुकी है। और पोर्चुनेट जैसे पोस्टमार्टम में कटिंग वटिंग होती है, तो इससे आप याद रख लेना पोर्चुनेट कि इसमें कटिंग एंड टाइम होती है। ठीक है, आगे हम बच्चे की एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। इन्फेंट की, जो छोटा बच्चा होता है, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। जनरल एक्टिविटी तो उसकी ये होती है कि बच्चा पूरी बॉडी का इस्तेमाल करता है, होल बॉडी का। ठीक है, होल बॉडी का यूज़ करता है। पेन पकड़ेगा तो पूरा हाथ यूज़ करेगा, कहीं जाने की कोशिश करेगा तो ऐसे रुकने की कोशिश करेगा, ये नहीं कि वो एकदम से अलग अलग बॉडी या हाथ ऐसे उठा के कर ले। स्पेसिफिक क्या होने लग जाता है बच्चे में कि वो आई बॉल को घुमाने लग जाता है, आई बॉल मूवमेंट हो जाती है, फुट मूवमेंट हो जाती है, ऐसे सोए सोए बच्चे ऐसे पैरों को घुमाते रहते हैं। ठीक है, ये सकिंग, और कोई भी बाहर से मतलब कोई स्टिमुलस, ठीक है, कोई स्टिमुलस है, उसके प्रति उसका कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, उसके प्रति उसका कोई भी एकदम से एक्टिविटी होगी, मतलब वो उसके प्रति प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, स्टिमुलेशन के प्रति, उद्दीपक के प्रति कोई प्रतिक्रिया होगी। जैसे कोई उसके घर पे एकदम से बाहर से कोई आता है तो उसकी तरफ ऐसे आई बॉल मूवमेंट होगी, हम उसकी तरफ कोई खिलौने करेंगे तो उन खिलौने की तरफ देखेगा। तो ये एक्टिविटीज होती है बच्चे की। उसका मोटर डेवलपमेंट, जो छोटा बच्चा होता है, मोटर डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। मोटर डेवलपमेंट कैसी होती है बच्चे में, इस बच्चे का कफिंग, खांसता है, ब्लिंकिंग, आंखों को झपकाता है, योनिंग, उबासियाँ लेना। ठीक है, और ग्रिप करना, कोई भी चीज़ को पकड़ना सीख जाता है। पहले तो मतलब गलती से, जब वो बिल्कुल छोटा होता है तो वो गलती से ही पकड़ता है, फिर धीरे धीरे उसे मतलब वो ग्रिप करना सीख जाता है कि हाँ इसे पकड़ना है। शुरू में वो ऐसी उसकी आदत होती है मुट्ठी बंद करने की, तो इसलिए ग्रिप हो जाती है, तो ये ग्रिप करना। जो ऑटोमेटेड रिफ्लेक्सेस हैं, क्या आएगा, बच्चा लाउड नॉइज, कोई लाउड नॉइज आएगी तो अपने देसी भाषा में कहेंगे कि चिमक जाता है। ठीक है, डर जाता है, एकदम से उछल के पड़ता है, तो ये कब तक होता है, 6 से 7 मंथ तक। ठीक है, और ग्रेस्प, कोई भी चीज़ को पकड़ना, वो कब तक होता है, 3 से 4 मंथ, मतलब ये जो अपने आप होते हैं उसके, ये 3 से 4 मंथ तक होता है। आगे बेबिंस्की, ठीक है, इसमें फुट फिंगर मूवमेंट होती है, फुट फिंगर मूवमेंट। आपने कभी नोटिस किया हो तो सोए सोए बच्चे को देखना कि वो ऐसे अपने पैरों को घुमाता रहता है, अपनी उंगलियों को घुमाने की कोशिश करता है। ये 8 से 12 मंथ तक होती है और फिर ये डिसअपियर हो जाती है। 8 से 12 मंथ तक होती है और ये फिर डिसअपियर हो जाती है। और क्या है, रूटिंग, इसे भी चिमकना ही कहेंगे। ये भी क्या है, 3 से 6 मंथ तक तो बच्चा ऐसे आवाज से डरेगा और फिर ये डिसअपियर हो जाएगी। आगे फिजिकल मूवमेंट इन इन्फेंसी। इसमें क्या होता है, मसल और जो नर्वस सिस्टम है मैच्योर हो जाता है बच्चे का। ठीक है, धीरे धीरे उसकी मतलब मसल्स और नर्वस सिस्टम मैच्योर होने लग जाता है। ये 0 से 2 साल के बीच की बात है, ये मत सोचना कि आप 6 मंथ 3 महीने के बच्चे की बात हो रही है या 2 महीने के बच्चे की बात हो रही है। तो इस टाइम पीरियड में ये सब होता है। ठीक है, तो इसमें बच्चा क्या क्या ट्राई करने की कोशिश करता है, चाइल्ड ट्राइज टू ग्रेस्पिंग, कोई भी चीज़ है उसको पकड़ेगा, रीचिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स, उसे कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा तो उसकी तरफ जाएगा। वो जिन प्याजे में उसमें है ना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, तो यही होता है कि उसको कोई चीज़ दिखेगी तो वो उसकी तरफ जाएगा। सिटिंग, थोड़ा थोड़ा बैठना सीखेगा, क्रोलिंग करना सीखेगा, और चलना भी बच्चा इसी स्टेज में थोड़ा थोड़ा सीख जाता है। 2 साल वैसे तो लगभग आजकल 9-10 महीने के बच्चे चलने लग जाते हैं। और इसमें अगर सेंसरी की बात करें तो सेंसरी एबिलिटीज़ क्या क्या हो जाती हैं इन इन्फेंसी। कैन सी कलर्स, क्या है, बच्चा कलर्स देख सकता है। रैपिड विजन, बच्चे का विजन 20/20 होता है। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू टच, मतलब कोई अगर टच करेगा तो उसके प्रति रिस्पॉन्ड करेगा और टच और उस पेन को फील करेगा। ठीक है, टच एंड पेन को फील करेगा। स्मेल एंड टेस्ट, स्मेल कर सकता है, टेस्ट भी। देखो छोटे बच्चों को दवाई खिलाते तो कैसे रोते हैं, उनको टेस्ट का पता होता है। और हियर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जैसे बच्चा पैदा होगा उससे सुनाई देना शुरू हो जाता है। आप देखते होंगे जब आंखें खोलने के बाद हम बच्चे के साथ बातें करने की कोशिश करते हैं, जिस तरफ से उसको आवाज आती है वो उसी तरफ थोड़ा सा मूवमेंट करने की ट्राई करता है। वो तब तक आइस बॉल को तो नहीं घुमा सकता सिर्फ, फिर वो पूरी गर्दन को घुमाने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे क्या, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। आप सोच रहे हैं कि इतने छोटे बच्चे का सोशल क्या होगा, होता तो है ही। छोटा बच्चा अपनी माँ के प्रति बहुत वो मतलब संवेदनशील होता है और किसी के प्रति वो इतना नहीं होता। मतलब शुरू में ही वो क्या होता है, प्रेफर फैमिलियर फेसेस। जैसे एक जॉइंट फैमिली में बच्चा रहता है तो वो अपने घर वालों के प्रति मतलब फैमिलियर होगा, और कोई मतलब न्यूक्लियर फैमिली में और उनके दादा दादी उनसे मिलने आते हैं तो वो उनकी तरफ बहुत कम देखेगा। जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता कि मतलब सारे मिल जुल के रहते हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, फिर वो बच्चा उनके प्रति थोड़ा फैमिलियर हुआ होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर फैमिली में अगर उनसे बाहर से कोई मिलने आ रहे हैं तो वो प्रेफर क्या करेगा, फैमिलियर फेसेस को प्रेफर करेगा, ना कि उनको। मतलब कोई आता है तो उसका फैमिलियर, अगर फैमिलियर है तो उनकी तरफ वो कोइंग करेगा, आ करेगा, मतलब आवाजें निकालेगा किसके प्रति, पेरेंट्स और फैमिलियर फेसेस के प्रति वो क्या होगा, कोइंग और उसकी साउंड निकालेगा। और अटैचमेंट क्या होती है उसकी, मदर के प्रति होती है। बच्चे की अटैचमेंट मदर के प्रति होती है, क्योंकि वो 18 घंटे तक लगभग सोता रहता है और वो ज़्यादातर अपनी माँ के पास ही रहता है, तो सिंपल सी बात है कि उसकी जो अटैचमेंट होगी उसकी माँ के साथ ही होगी। ठीक है, जो इन्फेंट की बॉन्डिंग होती है, इमोशनल बॉन्डिंग होती है, वो किसके बीच होती है, केयर गिविंग के बीच। केयर गिविंग के बीच उसकी इमोशनल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, क्योंकि उसके आसपास जो खिलाने वाले होते हैं, ऐसा ज़्यादातर जॉइंट फैमिली में होता है कि बहुत सारे होते हैं कि जो बच्चे को खिला सकते हैं। आस पड़ोस के अगर कोई बच्चे को बार बार खिला रहा है, उसको केयर कर रहा है, तो उसके बीच में उसका इमोशनल बॉन्डिंग हो जाएगा। बहुत अच्छा फील आएगा जब वो आपकी तरफ हंसेगा, बहुत ही एक अच्छी सी फीलिंग होती है। सेपरेशन एंग्जाइटी,
बच्चा सोया सोया एकदम से उठेगा, उसे लगेगा कि उसकी माँ को कुछ हो गया है। जैसे अपने परिवार में ऐसी बातें चलती रहती है कि बच्चा मुस्कुरा रहा है, रो रहा है, तो उसको बेमाता रुला रही है, हंसा रही है कि तेरी मम्मी दूर चली गई, तेरी मम्मी वापस आ गई। तो ऐसे ही होता है शो गेस्चर। अगर आप उस बच्चे के फैमिली फेसेस में हैं तो वो आपको हग भी करेगा, स्माइलिंग करेगा, किस वगैरह करेगा। तो ये सब स्माइल करके वो अपना क्या है, लव शो करता है। अब पढ़ेंगे चाइल्डहुड। क्या पढ़ेंगे? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की एज क्या होती है? 2 से 12। ठीक है, एक होता है अर्ली चाइल्डहुड, एक होता है लेटर चाइल्डहुड। पहले पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। अर्ली चाइल्डहुड की एज क्या होती है? 2 to 6 ईयर। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड की एज क्या होती है? 2 to 6 ईयर। ये स्कूल से पहले जाने की अवस्था होती है, तो ये प्री स्कूल एज है। ठीक है, तो गैंग भी इसमें नहीं बनती, तो ये प्री गैंग एज भी है। इसमें बच्चा टॉय के साथ खेलने लग जाता है, तो ये टॉय एज है। ठीक है, इसमें फ्रेंडशिप वगैरह, दोस्ती वगैरह क्या होगी? टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी, ये मेरे हरियाणवी एसेंट आ गया, इसमें टेम्परेरी होती है। ठीक है, फ्रेंडशिप टेम्परेरी होता है। जैसे देखो कोई घर पे बच्चा आया छोटा, उसके साथ थोड़ी देर खेला, चला गया, तो एक बार थोड़ा सा रोएगा, फिर वो भूल जाएगा उसके, फिर कोई और नया बच्चा आएगा तो उसके साथ खेलने लग जाएगा। तो ये नहीं है कि बस वही होना चाहिए। इसमें क्या है? रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत रैपिड होता है। ये क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड होता है, क्योंकि बच्चा इसमें अच्छी तरह से शब्द भंडार उसके बढ़ जाते हैं, रोज वो बहुत नए अक्षर सीख जाता है, नए वर्ड सीख जाता है। इसी एज में बच्चा ज़्यादा वर्ड सीखता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे वोकैबुलरी वगैरह बहुत डाउन होती चली जाती है। जैसे छोटे बच्चे थे इतने जल्दी सीखते थे, अगर आप तक सीखते तो बहुत ज़्यादा वर्ड सीख जाते हैं। देखो पहले इंडिया में लगभग हिंदी सीखते हैं, पहले हिंदी सीखने के बाद इंग्लिश सीखने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? जब वो बचपन से ही सीख रहे हैं फिर भी, क्योंकि मदर टंग जो शुरू में सीख जाते हैं, फिर दूसरी लैंग्वेज सीखने में थोड़ी सी बच्चे को प्रॉब्लम होती है। इन्वायरमेंट का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है। इंपॉर्टेंट पीरियड होता है ये किसका? इंपॉर्टेंट पीरियड और सोशल इमोशनल प्रैक्टिस। ठीक है, सोशल इमोशनल पर्सपेक्टिव, मतलब सोशल इमोशनल नजरिए से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। बच्चा समाज के बारे में, अपने इमोशन के बारे में काफी कुछ जान जाता है। और ये बच्चा क्या होता है? ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। इसमें बच्चा खुद से बातें करता रहता है, वो खुद को इंपॉर्टेंस देता है। जैसे कुछ टॉय वगैरह से खेल रहा है, तो उसको सारा तोड़ देगा, खुद को खुद दिशा निर्देश देता रहेगा, बातें करता रहेगा कि ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, इसमें बच्चा सेल्फ टॉक करता है। और बच्चे की थिंकिंग क्या होती है? रैशनल होती है, अनरियलिज्म। ठीक है, वो कुछ भी बातें जोड़ के मतलब बनाता रहता है, कोई उसकी बातों का मतलब नहीं होता। अनरियलिस्टिक होती है, उसको सारा दिन कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए होता है, वो बोलता ही जाता है। ठीक है, बिलीव्स इन इमनेंट बिहेवियर, इमनेंट जस्टिस। बिलीव्स इन इमनेंट जस्टिस। बच्चा इस एज में ये बिलीव करता है कि जो अगला करेगा उसके साथ वैसा ही होगा, कोई गलत करेगा तो उसके साथ गलत ही होगा। और वो मतलब एक ऐसी शक्ति के ऊपर बिलीव करता है कि वो सब देख रहा है और वो तुम्हें ऐसे, तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे गलत होगा। अगर बाई चांस दो बच्चों की लड़ाई हो रही है और एक ने उसे थप्पड़ मार दिया और वो मार कर वापस आने लगा, अगर वो गिर गया, उसे चोट लगी, तो उसने वो ऐसे सोचेगा कि अगर तुम गलत करो, तुमने उसको थप्पड़ मारा इसलिए तुम्हें चोट लगी है। ठीक है, इसमें बच्चे का यही बिलीव होता है कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा। अब किसी बच्चे की लड़ाई हो रही है और वो एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, तो अगर हम छुड़ाएंगे तो वो यही कहेगा इसने भी तो मारा था पहले, इसने भी तो मारा था, तो इसको वापस तो पड़ेगी। तो मतलब यही है, थप्पड़ मारोगे तो थप्पड़ पड़ेगा, और कोई चीज़ दोगे तो चीज़ मिलेगी। वो कोई जरूरी भी नहीं है, पर ऐसा ही होता है ज़्यादातर। LSRW आप समझ के होंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के बारे में बच्चे को क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। पूरी तरह से तो नहीं सीख पाता, पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है बच्चा। ठीक है, क्यूरियोसिटी और क्वेश्चनिंग। देखो जिसमें क्यूरियोसिटी होगी ना, वो क्वेश्चनिंग करेगा, कोई भी चीज़ के लिए क्वेश्चनिंग कर सकता है। ये चांद गोल क्यों है? ये तारे चमक क्यों रहे हैं? ऐसे ऐसे, तो फिर चमक रहे हैं तो किसकी वजह से चमक रहे हैं? उनके क्वेश्चन खत्म ही नहीं होंगे, वो एक से बढ़ के क्वेश्चन निकालते रहेंगे कि हम कहाँ से आए थे, हम ऐसे क्यों हैं, और वो कहाँ से आए हैं, तो उनका ये क्या है, ये क्या है, ये टीवी में पीछे से आए हैं, ये टीवी में अगर है तो ये पीछे से क्यों नहीं। आप तो थोड़े से बेवकूफ थे ना, अपने को नहीं पता था, हम यही सोच रहे थे कि टीवी के पीछे का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन आजकल के बच्चों को थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो थोड़ा ज़्यादा पता है। लर्निंग बाई इमिटेशन। इस एज में आपने देखा होगा बच्चे डॉक्टर डॉक्टर या चोर पुलिस या टीचर वगैरह गेम खेलते हैं, तो वो इमिटेशन करते हैं, जिसको वो आसपास अपने माहौल में देख लेते हैं, उसी की एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एनिमिज्म, इसका मतलब है जीवन। बच्चा बिलीव करता है कि हर चीज़ में जीवन है। अगर आप उसकी गुड़िया को मार दोगे तो उसे लगेगा कि उसे चोट लगी है, तो वो गुड़िया को ऐसे ट्रीट करेगी कि डॉक्टर के पास लेके जाएंगे उसको, ये करेंगे वो करेंगे, तो उससे उसके लिए फील होएगा, वो रो भी सकते हैं। तो ये एनिमिज्म होता है। ठीक है, ये अर्ली चाइल्डहुड हो गया सारा। इसमें क्या आ गया? प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, टॉय एज, फ्रेंडशिप, टेम्परेरी, रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर सोशल इमोशनल पर्सपेक्टिव, इगोसेंट्रिक, सेल्फ सेंटर्ड, अनरियलिस्टिक, बिलीव्स इन इनोसेंट इमनेंट जस्टिस। LSRW में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, क्यूरियस होता है, बहुत क्वेश्चन करता है, इमिटेशन बहुत ज़्यादा होती है बच्चे की, एनिमिज्म। ठीक है, अब पढ़ेंगे लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड तो आपको पता ही होगा, 6 से 12। ठीक है, ये गैंग एज है, वो प्री थी तो ये गैंग एज होगी, वो प्री स्कूल एज था तो ये स्कूल एज होगा। ठीक है, इसमें क्या होती है? सूडो मैच्योरिटी। बच्चा खुद को क्या है? बड़ा समझने लग जाता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे थप्पड़ कैसे मारा, मुझे ऐसे क्यों कह दिया, मुझे ऐसे कोई कैसे कह सकता है। वो अपने आप को एक मतलब यूनिक समझने लग जाता है, यूनिक पर्सनैलिटी के रूप में अपने आप को समझने लग जाता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। ये थोड़ी लड़ाई झगड़े वाली एज भी होती है, क्वेलसम एज। और क्या है? एब्स्ट्रैक्ट तो चीज़ों के बारे में इसे नहीं पता होता, लेकिन मूर्त चीज़ों का मतलब जो चीज़ें उसे दिखाई दे रही है उस पर थिंकिंग कर सकता है, जो चीज़ नहीं दिख रही उसके बारे में वो थिंकिंग नहीं कर सकता। ठीक है, अब आगे करेंगे एडोलसेंस। एडोलसेंस, एडोलोसियर से निकला है, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड, इसका मतलब है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। क्या है? कि आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये एक ब्रिज पीरियड है। इसको ब्रिज पीरियड क्यों कहते हैं आपको पता चल जाएगा। चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड के बाद क्या आती है? एडोलसेंस, एडोलसेंस के बाद आती है अडल्टहुड। ठीक है, अडल्टहुड आ गया, तो ये इनके बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है, इस एज में ना तो बच्चा चाइल्ड है ना अडल्ट है, ये एक दहलीज पे खड़ा है, इसे थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड, चौखट पर खड़ा है। इसमें मतलब बच्चा अपोजिट जेंडर के प्रति क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। ठीक है,
अपोजिट जेंडर इनको अच्छे लगते हैं। और स्टैनली हॉल ने क्या कहा है, तनाव एवं तूफान की अवस्था, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड है, बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा मतलब हार्मोनल चेंज वगैरह हो रहे थे। तो ये क्या पता इनको पढ़ के तो ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक है, मतलब थे इस एज में इतना पता नहीं था, पता नहीं क्या सोचते थे, बेवकूफ़ थे। आइडेंटिटी क्राइसिस, इसमें बच्चे को हो जाती है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस किसने दिया है, आपको मैंने पहले बताया था, एरिक एरिक्सन, ठीक है। अपनी पहचान के प्रति इनका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ब्यूटी एज है, बहुत ज़्यादा अपने आप पर ध्यान देने लग जाते हैं कि मैं ही सबसे सुंदर दिखूँ और मैं ही हूँ सबसे सुंदर। स्प्रिंग सीजन है, ठीक है। और WHO ने क्या बताया था, मैंने आपको शुरू में कहा था 10 से 19 साल की एज को क्या बताया है, एडोलसेंस। और हम क्या पढ़ते हैं 12 से 18, इसको कुछ टीनेज भी कहते हैं। टीनेज कहेंगे तो 13 टू 19, जिसमें तीन आ रहा है, जैसे 12 में नहीं आ रहा, 13 14 15 ऐसे 19 तक क्या हो गया, ठीक है। इसमें बच्चा ना तो चाइल्ड रहता ना अडल्ट, तो फिर ये एज ऑफ कन्फ्यूजन है, क्या होगी, एज ऑफ कन्फ्यूजन, क्योंकि वो ना तो बच्चा है ना बड़ा है, ठीक है। तो इसमें दो चेंज होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं कुछ चेंज, और कुछ क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं। क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में एक तो क्या होगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाएगी, ठीक है। हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, ये चेंज होते हैं साइकोलॉजिकल चेंज। इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, मतलब अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, बाय चांस वो किसी को क्रश हो या वो फिर किसी और को लाइक करते हो या इनमें कुछ अनबन वगैरह हो, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाती है कि वो खुद में कमियां निकाल लेते हैं कि इसमें कोई दिक्कत होगी, फिर इसमें हार्मोनल चेंज तो होते ही हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल चेंज क्या होते हैं, प्यूबर्टी आ जाती है, ठीक है। जैसे लड़कों में दाढ़ी आ जाएगी, आवाज़ भारी हो जाएगी, सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। आवाज़ में एक बेस बढ़ जाएगा। हाइट वेट में चेंज हो जाएगा, वेट लड़कों का थोड़ा ज़्यादा होता है। शोल्डर वेट, लड़कों की शोल्डर वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और लड़कियों की हिप वेट हो जाएगी। सेक्सुअल मैच्योरेशन आ जाएगी, ठीक है। और लड़कियों में मतलब ब्रेस्ट वगैरह और हाँ, उनमें मैच्योरेशन वगैरह, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, ये सब प्यूबर्टी में होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्यूबर्टी होती है, इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एक तो है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट पेज। प्राइमरी में तो आपको पता चल रहा है कि प्राथमिक है। प्राथमिक में क्या डायरेक्ट यूज है, किसका डायरेक्ट यूज होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है तो बच्चे की, इसमें मतलब बच्चे पैदा करने के लिए जिन ऑर्गन्स का डायरेक्ट यूज होता है वो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक में आएंगे। और सेकेंडरी में क्या होता है, जैसे ब्रेस्ट, लड़कियों में ब्रेस्ट का होना और हिप वेट वगैरह होना, और लड़कों में दाढ़ी आना, उनकी आवाज़ में बेस होना, वॉइस का भारीपन, डीप वॉइस, ठीक है। तो ये क्या होती है, एज ऑफ मैच्योर सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी, मतलब इसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता आ जाती है। वैसे तो 18 से ऊपर होनी चाहिए, वैसे इसमें मतलब नेचर का बनाया हुआ है ये, नेचर तो नेचुरल चीज़ों के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसमें बच्चों में प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। हम बच्चे भी नहीं कह सकते, किशोर होते हैं, किशोरों में क्या है, प्रजनन क्षमता आ जाती है। इसके बाद से एक इंसान बच्चे पैदा कर सकता है। जो लड़कियां होती है, लड़कियों की मतलब 10 और 11 साल में होती है प्यूबर्टी, और लड़कों में क्या होती है 12 और 13। मैंने आपको शुरू में बताया था गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। इसको कुछ अर्ली और लेटर एडोलसेंस में डिवाइड कर देते हैं। अर्ली में होगा 12 टू 14 ईयर, और लेटर में क्या होगा 14 टू 18 ईयर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी क्राइसिस होता है इसमें, ठीक है। ये एरिक एरिक्सन ने दिया था। और बच्चे इसमें एग्जैक्रेट करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जैक्रेटेड फॉर्म में इस स्टेज को लेते हैं। वो मतलब डिफरेंट ही दुनिया में होते हैं, हर चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा कर ही फील करते हैं कि मेरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया कैसे, तो वो फिर सारे एक साथ मिलकर उसको पेटने के लिए चलते हैं। वो ऐसे समझदार वाली बातें नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जानते हैं कि हुआ क्या है। और जो डेविड एल्काइंड है, डेविड एल्काइंड, वो क्या कहते हैं, ये इकोसेंट्रिज्म की एज है। इकोसेंट्रिज्म किया जाए कैसे, कि बच्चा सोचता है कि उसको सारी दुनिया देख रही है, किशोर ये सोचता है कि एक इमेजिनरी ऑडियंस है जो सिर्फ उसे ही देख रही है। वो खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, पर्सनल फेवर। जब उनके पिंपल निकल जाता है तो शादी में जाने से पहले वो 100 बार शीशा देखेंगे कि मैं बहुत गंदा लग रहा हूँ। उनके एक पिंपल को कोई नोटिस भी नहीं कर रहा होगा वैसे तो, या फिर उनका अगर कोई सूट अच्छा नहीं है या दोबारा नहीं पहन सकते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो मेरा सबने देख लिया होगा। ये उनके ऐसे माइंड में कुछ कुछ होता है। तो इनमें ईटिंग डिसऑर्डर भी आ जाते हैं। एक होता है एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, और दूसरा बुलिमिया। एनोरेक्सिया में क्या होता है, खाना छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं क्योंकि क्या सोचते हैं कि खाना खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, उनमें मोटापा आ गया। लेकिन वो होते रियल में क्या है, सिंगल होते हैं, सिंगल पसले होते हैं, पतले ही होते हैं। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का भी, बॉडी शेमिंग इज क्राइम, ओके। एनोरेक्सिया में खाना छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा और मैं मोटा मोटा दिखा जाऊंगा, लेकिन वो होते पतले ही हैं, बस उनमें वहम होता है। इसमें ना खाना छोड़ देते हैं, तो ऐसे याद करेंगे। बुलिमिया, बुल से याद रख लो कि बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिर उल्टी करते हैं। पहले बहुत ज़्यादा खाएंगे फिर उसे उगल देंगे, ठीक है, ये होता है बुलिमिया। तो ये हमने पढ़ लिया एडोलसेंस का, ईटिंग डिसऑर्डर वगैरह। और एडोलसेंस में और क्या क्या आता है, अनरियलिस्ट, ठीक है, क्योंकि डे ड्रीमिंग होती रहती है, कुछ भी सोचते रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी होती है, ठीक है। हीरो वर्शिप, जैसे कुछ भगत सिंह को पूछेंगे, कोई स्वामी विवेकानंद को, कोई स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनके कोई अलग अलग हीरो होते हैं, तो अपने हीरो के लिए कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। पीयर का इन्फ्लुएंस होता है। अब दोस्त कोई बाइक ले आया तो मैं भी बाइक ले आऊंगा, कोई सहेली पार्लर का या कुछ कोर्स कर रही है तो मैं भी करूंगी। अगर कोई सहेली के पापा ने उसे स्कूटी दिला दी तो मैं भी स्कूटी लेके आऊंगी। अगर कोई सहेली गेम में है तो मैं भी गेम में जाऊंगी, अगर उसका वो पीयर है, ठीक है। तो पीयर इन्फ्लुएंस होता है। क्रिमिनल टेंडेंसी, इसमें बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, अगर उनकी बातों को सही दिशा ना दी जाए तो वो क्रिमिनल भी बन सकते हैं। तो इसमें क्या है, रेबेलियन थॉट्स होते हैं, क्रांतिकारी विचार होते हैं। ये मतलब ऐसे नहीं कि ये कह दिया तो यही सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मतलब विरोध करना जानते हैं। भगत सिंह थे जो उन्होंने शुरू किया था, तब वो एडोलसेंस के एज में ही मतलब देश के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। 21 के एज में तो उन्हें मतलब वो शहीद ही हो गए थे। तो क्या है, रेबेलियन थॉट्स होते हैं, क्रशेस वगैरह होते हैं, मतलब GFBF वगैरह ऐसी मतलब स्टेज के अंदर ऐसे ऐसे मतलब टर्म आ जाते हैं। तो हमने सारी स्टेजेस पढ़ ली। पहली क्या थी, प्रीनेटल, सेकंड क्या थी, इन्फेंसी, सेकंड थर्ड थी चाइल्डहुड, और ये फोर्थ थी एडोलसेंस। तो आज के लिए इतनी ही काफ़ी है क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो चुकी है।
थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। खुश रहो, आबाद रहो। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर एंड